नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 3 तक पढ़ा। भाग 3 में आपने नर जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण बातें पढ़ लिया था। अब आते हैं हम भाग 4 में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं जो उनमें लैंगिक जनन के समय सहायक होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, और ये है एक अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। सबसे पहला याद करते चलेंगे, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है। दूसरा, एक जोड़ी अंडवाहिनी या इसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, या इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका इसे इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तीसरा, गर्भाशय यानी यूटरस। गर्भाशय या इसे हम बच्चादानी भी कहते हैं, गर्भाशय या बच्चादानी यानी यूटरस और वोम्ब भी कहते हैं। चौथा, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स। सर्विक्स। गर्भाशय के बाद योनि यानी वेजाइना। नेक्स्ट, वाय जननेंद्रियां या जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सातवां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां यानी पेयर ऑफ मैमेरी ग्लैंड्स। और आठवां, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, याद करिए मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत इसको भी सीरियल वाइज ही याद करना है, जैसे आपको नर वाले में बताया गया था वैसे ही मादा में भी सीरियल वाइज ही याद करेंगे। याद करिए, पहला एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा एक जोड़ी अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका, तीसरा गर्भाशय या बच्चादानी, चौथा गर्भाशय ग्रीवा, पांचवा योनि, छठवां वाह्य जननेंद्रियां,
सातवां एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ, आठवां एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियाँ। लोकेशन देखते हैं। सबसे पहला एक जोड़ी अंडाशय है। देखिए ये है अंडाशय, एक जोड़ी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पाया जाता है। एक ये और दूसरा ये, दो अंडाशय हो गए, एक जोड़ी लेफ्ट और राइट साइड में। फिर आता है एक जोड़ी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका। तो ये है फैलोपियन नलिका। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संपूर्ण संरचना जो है ये एक नली है, इस नली को कहते हैं फैलोपियन नलिका। तीसरा आता है गर्भाशय या बच्चादानी। तो ये जो भाग है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाग गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, ये है गर्भाशय। और फिर आता है गर्भाशय ग्रीवा। तो ये जो ग्रीन संरचना देख रहे हैं, हरे रंग की संरचना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला जो रास्ता है ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा। और उसके बाद योनि, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। और फिर बाह्य जननेंद्रियाँ, तो बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें क्लाइटोरियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब आते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड्स, और एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियाँ। बार्थोलिन ग्रंथियाँ भी यहीं कहीं पर पाई जाती हैं, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक, याद करिए मादा जनन तंत्र के अंतर्गत 8 प्रमुख अंगों के नाम। एक जोड़ी अंडाशय, फैलोपियन नलिका, इसी नाते हम सीरियल वाइज कहें याद करने के लिए, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम खत्म करेंगे। अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननेंद्रियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, बार्थोलिन ग्रंथियाँ। यहाँ पर अब कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए कि जैसे गर्भाशय की इस भाग को कहते हैं फंडस। ठीक, उसके बाद ये गर्भाशय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 स्तर द्वारा घिरा होता है। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाह्य स्तर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, सबसे बाह्य स्तर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। हालांकि आपको आगे याद कराया जाएगा, लेकिन यहीं पर याद कर लीजिए तो और बेटर होगा। अब मध्य के स्तर को मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, और अंदर के स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम। बस अभी इतना याद करिए। याद करिए मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, स्तन ग्रंथियाँ, बार्थोलिन ग्रंथियाँ और बाह्य जननेंद्रियाँ। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि वहाँ पर भी बताया था नर वाले में भी, वैसे हम मादा जनन तंत्र के एक एक भाग को पढ़ेंगे। पहले हम अंडाशय को पढ़ेंगे कि अंडाशय कैसा होता है, क्या कार्य है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे कि अंडवाहिनी कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या कार्य है। इसी तरीके से हम एक एक को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक जोड़ी अंडाशय के बारे में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए मादा जनन तंत्र में कि मादा जनन तंत्र में इतने अंग पाए जाते हैं जो जनन में सहायक होते हैं और आवश्यक होते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा। आइए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय के बारे में। अंडाशय कितनी होती हैं? एक जोड़ी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। ये है अंडाशय, और इसी अंडाशय को हम बड़ा करके जूम करके इसकी अंदर की संरचना को दिखाए हैं। यहाँ तक के भाग को काट दिए हैं। काट कर हम देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि अंडाशय मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्यों कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग? क्योंकि इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है, और मैंने बताया था कि वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक, क्यों है? क्योंकि इसमें
मादा युग्मक, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, चलिए ये बात आपने जान लिया कि अंडाशय मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करता है, इसीलिए ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। साथ ही साथ हम और कुछ बातें जानेंगे कि अंडाशय से आपको बताए थे स्टेरॉइड हार्मोन का स्राव भी होता है। स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम अंडाशयी हार्मोन कहते हैं, का स्राव भी होता है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। आपको बताया गया था कि एस्ट्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन है, और मादा लिंग हार्मोन क्या होती हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होती हैं। यानी अंडाशय स्टेरॉइड हार्मोन अंडाशय हार्मोन का स्राव करता है। अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय ये पूरा भाग कहलाता है उदर। इसके ऊपर जो पेट वाले भाग होते हैं वो उदर भाग कहलाते हैं। उदर के नीचे, उदर के निचले भाग में हम ये कह सकते हैं, यहाँ तक के भाग को कहेंगे। यहाँ तक चूँकि ये अंदर होता है, ये उदर के अंदर होता है, यहाँ तक के भाग को उदर कहते हैं। और उदर गुहा, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक होती है। तो उदर गुहा के निचले भाग में दोनों ओर अंडाशय, एक एक अंडाशय स्थित होता है। ठीक, उदर गुहा के बाहर हम लोगों में यानी नर में वृषण कोष होता है बाहर। तो उदर गुहा के बाहर यानी इसके नीचे का क्षेत्र, उदर गुहा के अंदर का क्षेत्र में आता है मादा जनन तंत्र। यानी कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में ये विभिन्नता है कि मादा जनन तंत्र उदर गुहा में स्थित होती है, और जबकि नर जनन तंत्र उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। तो उदर गुहा में स्थित होता है मादा जनन तंत्र। अंडाशय भी उदर गुहा में निचले भाग में दोनों ओर स्थित होता है, लेफ्ट और राइट साइड में। अब अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी साइज़ क्या होती है? तो अगर आप अंडाशय की साइज़ देखें तो इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होता है लंबाई। चौड़ाई अगर आप देखें तो चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर होता है और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। यानी ये कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर। लंबा कितना है? 2 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना है? लगभग 2 सेंटीमीटर। अंडाशय किस किस तरह से जुड़ा होता है? तो अगर आप देखें ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है। तो अंडाशय गर्भाशय से, देखिए ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं स्नायु। तो अंडाशय गर्भाशय से अंडाशयी स्नायुओं यानी ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय गर्भाशय से अंडाशयी स्नायुओं यानी ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है, और साथ ही ये यहाँ नहीं कह सकते, ये पीछे की भित्ति से, श्रोणि की भित्ति से ऐसे बना देते हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि ये फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ है, फैलोपियन नलिका से नहीं जुड़ा है, ये पीछे की भित्ति से जुड़ा है, जिसे हम श्रोणि भित्ति कहते हैं। श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा। सस्पेंसरी स्नायुओं द्वारा। ठीक, इतनी बातें पहले याद करें अंडाशय के बारे में। क्या अंडाशय क्या है? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इससे स्टेरॉइड हार्मोन यानी अंडाशय हार्मोन का स्राव होता है। अंडाशय उदर में, उदर के निचले भाग में दोनों ओर स्थित होता है। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है। अंडाशय श्रोणि भित्ति से सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय गर्भाशय से अंडाशयी स्नायुओं यानी ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। और अंडाशय का कार्य क्या है? तो अंडाशय का कार्य है अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु यानी मादा युग्मक का निर्माण करना।
अब यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी संरचना देखेंगे, अंडाशय का ही सूक्ष्मदर्शी संरचना देखेंगे, काट कर देखेंगे कि एक अंडाशय में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अंडाशय के बाहरी भाग से स्टार्ट करते हैं। तो अंडाशय के बाहरी भाग में एक अस्तर होता है, कोशिकाओं से बना एक अस्तर, ये देख रहे हैं ना ब्लैक कलर से, बीच बीच में ब्लू कलर की डॉट है। तो ये एक अस्तर से, अंडाशय चारों ओर से एक अस्तर द्वारा घिरा होता है, जिसे जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक का बना एक और आवरण होता है, जो ग्रीन कलर से दिखाया है ना, ये जो ग्रीन कलर से, ब्लू कलर के ब्लैक कलर वाले वॉल के नीचे ग्रीन कलर से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये जो अस्तर है ये कहलाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया याद करिए। कि प्रत्येक अंडाशय चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक का बना एक आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और इसके बाद जो भी समस्त ऊतक बचता है, ये समस्त ऊतक अंडाशय के भीतर का ये समस्त भाग क्या कहलाता है? अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा। समस्त भाग क्या कहलाता है? ये मत सोचिएगा कि इस भाग को, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहलाता है। अंडाशय के समस्त ऊतक को, समस्त ऊतकीय भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन इलास्टिन रेसे पाए जाते हैं। यानी यहीं पर हम लिख देते हैं कि अंडाशयी पीठिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो रक्त केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, साथ ही साथ लसिका केशिकाएं और तंत्रिका तंतु और कोलेजन व इलास्टिन रेसे पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? याद करिए, अंडाशय चारों तरफ से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक का बना एक आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और अंडाशय के भीतर के समस्त ऊतकीय भाग को अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका के अंदर रक्त केशिकाएं, जिसमें आपके वेन्स आर्टरी दोनों होंगे, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलेजन और इलास्टिन रेसे पाए जाते हैं। क्लियर? स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से? तो एक परिधीय वलकुट में यानी कॉर्टेक्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और एक मध्यांश में यानी आंतरिक मध्यांश, जिसे हम मेडुला कहते हैं। अब ये क्या है? तो देखिए, संपूर्ण भाग क्या कहला रहा है? संपूर्ण भाग स्ट्रोमा कहला रहा है। इसके अंदर के संपूर्ण भाग क्या कहला रहा है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। इस पूरे भाग को, जो किनारे के भाग हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो भीतर का भाग है, ये भाग, ये भीतर का भाग क्या कहलाता है? मेडुला यानी मध्यांश। ठीक है? ओवरी के, अंडाशय के स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं। किनारे के भाग को हम क्या कहते हैं?
पीठ वलकुट यानी कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मध्यांश या मेडुला। स्ट्रोमा में बहुत सारे गोलाकार अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं। स्ट्रोमा में क्या पाई जाती हैं, ये देखिए, ये स्ट्रोमा में बहुत सारे गोलाकार अंडाशयी पुटिका यानी ओवेरियन फॉलिकल पाए जाते हैं। परिपक्व अंडाशयी पुटिका को हम ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल्स। ध्यान से समझिएगा कि देखिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं अंडाशय के भीतर। इन्हें हम अंडाशयी पुटिका या ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ये धीरे धीरे वृद्धि करती हैं। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और वृद्धि करके बड़ा हुआ और फिर यहाँ पर किनारे पर आकर फट जाता है। अब इन्हें क्या क्या कहते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो होता है अंडाशयी पुटिका होता है, जो कि बनता है इससे, जननिक उपकला से। ये अंडाशयी पुटिका जो होती हैं वो किससे बनती हैं, जननिक उपकला की कोशिकाओं से। जननिक उपकला की कोशिकाओं से बनती हैं, वृद्धि करती हैं, प्राथमिक पुटिका बनाती हैं यानी प्राइमरी फॉलिकल बनाती हैं। अभी हम सिर्फ बोल के समझा रहे हैं, आगे सब डिटेल बताया जाएगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अभी जितना समझाया जा रहा है समझिए, याद करने वाला जो मैं बताऊंगा याद करना है। कैसे कैसे याद करेंगे कि अंडाशय के भीतर बहुत सारी गोलाकार अंडाशयी पुटिका पाई जाती हैं। इन अंडाशयी पुटिकाओं का विकास जननिक उपकला से होता है। अंडाशयी पुटिका धीरे धीरे विकसित होकर किस में बन जाती हैं, ग्राफियन पुटिका में। ठीक है, विकसित होकर परिपक्व होकर क्या बनाती हैं, ग्राफियन पुटिका। ये परिपक्व का मतलब समझते हैं ना, मैच्योर। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो बच्चा है, अभी कहते हैं ना अभी इसको कहाँ समझे, वो छोटा बच्चा है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो क्या, समझदार हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अब तुम परिपक्व हो गए हो, तुम जान चुके हो ये सब चीज़ें कैसे क्या होती हैं, तो उसी को कहते हैं परिपक्व। यानी धीरे धीरे बड़ा होकर एक ऐसी अवस्था जिसके बाद उसका विकास ना हो, वो परिपक्व अवस्था कहलाती है। तो यही जो गोलाकार अंडाशयी पुटिका है वृद्धि करके एकदम परिपक्व हो जाती है। अब इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ये क्या है, ग्राफियन पुटिका। और ग्राफियन पुटिका के अंदर होता है, ये देखिए, अंड कोशिका। ग्राफियन पुटिका के अंदर पाया जाता है अंड कोशिका। होता क्या है, अंडाशय के अंदर अंड जनन की प्रक्रिया। अंड जनन का मतलब क्या होता है, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन। आगे बताया जाएगा। अंड जनन यानी oogenesis मतलब अंडाणु यानी मादा युग्मक का निर्माण। तो अंड जनन के दौरान ये जो अंड कोशिका है, इसी से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। याद करिए कि अंडाशय के भीतर बहुत से अनेक गोलाकार अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं। अंडाशयी पुटिका परिपक्व होकर ग्राफियन पुटिका बनाती हैं। ग्राफियन पुटिका के अंदर अंड कोशिका पाई जाती हैं, जो अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु यानी मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। अब हम समझेंगे डिटेल कि आखिर ग्राफियन पुटिका कैसे कैसे बनती है। तो देखिए, प्रारंभिक अवस्था में जब अंडाशय छोटा होता है, या कह सकते हैं मादा जब भ्रूण अवस्था में होती है, अपने मादा शिशु अपने माता के गर्भ में पल रही होती है, तभी उसमें कुछ प्रक्रियाएं अंडाशय में शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि ये जो जननिक उपकला है, ये विभाजित होकर क्या बनाता है, अंडाशयी पुटिका। और अंडाशयी पुटिका क्या बनाता है, प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल।
प्राथमिक पुटक विभाजित होकर, विभाजित नहीं होकर, वृद्धि होकर, विभाजन नहीं होता, यहाँ पर वृद्धि करके क्या बनाती हैं, द्वितीयक पुटक बनाती हैं। और फिर द्वितीयक पुटक वृद्धि करके क्या बनाती हैं, तृतीयक पुटक बनाती हैं। तृतीयक पुटक से फिर क्या बनता है, परिपक्व ग्राफियन पुटक। तो प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक पुटक, जो पुटक हैं वो कोशिकाओं के रूप में जननिक उपकला से विकसित होती हैं। इनकी संख्या अगर आप देखें तो प्रत्येक अंडाशय में कुल कितने पुटक बनते हैं, इनकी संख्या होती है लगभग 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में। याद करिए, प्रारंभिक अवस्था में पुटक यानी फॉलिकल कोशिकाओं के समूह के रूप में जननिक उपकला से विकसित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 पुटक यानी फॉलिकल पाए जाते हैं। पुटक यानी फॉलिकल, यही गोलाकार संरचना कहलाती है पुटक। ठीक है, यही जो गोलाकार संरचना है ये सब क्या कहलाती हैं, पुटक कहलाती हैं, फॉलिकल। तो पुटक का विकास किससे होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि पुटक यानी फॉलिकल का विकास किससे होता है तो क्या बताएंगे कि पुटक किससे बनता है, जननिक उपकला से। तो कितने लगभग बनते हैं, 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में बनता है। इस वाले का भी जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 से 1,60,000, यानी मादाओं में कुल पुटक कितने बनते हैं, 1,20,000 से 1,60,000। ठीक है, 1.2 लाख, 1.2 लाख का मतलब क्या होता है, 1,20,000, 1.6 लाख यानी 1,60,000। तो दोनों अंडाशयों को अगर देखें, यानी कह सकते हैं कि मादा के अंदर, मादा के दोनों अंडाशयों में मिलाकर 1,20,000 से 1,60,000 पुटक यानी फॉलिकल्स बनते हैं। लेकिन इनमें से जब प्रजनन काल शुरू होता है यानी प्यूबर्टी स्टेज शुरू होती है, तब लगभग 400 से 500 ही पुटक शेष बचते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो प्रक्रिया है पुटक का निर्माण, ये जब मादा अपनी माता के गर्भ में पल रही होती, यानी स्त्रियां जब पैदा भी नहीं हुई होती हैं तभी उसके अंदर ये बन जाता है, और एक ही बार बनता है वही गर्भ में, और उसके बाद जन्म के पश्चात पुटक कभी बनता ही नहीं है। तो लगभग 60,000 से 80,000 पुटक यानी फॉलिकल्स का निर्माण होता है, और इनमें से केवल 400 से 500 पुटक शेष बचते हैं उसके प्रजनन काल के दौरान, यानी आफ्टर द एज ऑफ अराउंड 11 to 13 ईयर्स, 11 से 13 साल के आयु के बाद लगभग इतने पुटक ही शेष बचते हैं, और इन्हीं से अंडाणु का निर्माण होता है। तो याद करिए कि प्रारंभिक अवस्था में पुटक कोशिकाओं के समूह के रूप में जननिक उपकला से विकसित होते हैं। इनकी संख्या लगभग 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में होती हैं। दोनों अंडाशय को मिलाकर 1,20,000 से 1,60,000 पुटक बनते हैं। इनमें से केवल 400 से 500 पुटक शेष बचते हैं, बाकी सब भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं पुटक के अंदर पाया जाता है अंडकोशिका, जिससे अंड जनन के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये है अंडाणु। अंडाणु का निर्माण होता है यानी ओवम का निर्माण होता है। और जब अंडाणु बन जाता है, ध्यान से समझिएगा कि जब अंडाणु बन जाता है तो ये ग्राफियन पुटिका सतह पर आकर ओवरी के यहाँ सतह पर आकर फट जाती है। देखिए ये फटा हुआ है, ठीक है, यही संरचना है, आगे बढ़ती है और ऐसे गोल सी रहती है, फट जाती है। फटने पर इसके अंदर जो मौजूद अंडाणु है वो बाहर आ जाता है। ठीक, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। याद करिए, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अंडाणु का ग्राफियन पुटिका या अंडाशय से बाहर आना, ये पूरा अंडाशय है, अंडाशय की सतह से फटकर अंडाशय से बाहर आ गया, यानी ये अंडाशय यहाँ पर आ गया, अंडाशय से बाहर निकल आया। तो अंडाशय से
अंडाणु के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन। अंडाशय में ग्राफीन पुटिका जब फट जाती है उसके अंदर उपस्थित अंडाणु बाहर आ जाता है। तत्पश्चात इस ग्राफीन पुटिका के अंदर रक्त भर जाता है, इसके अंदर रक्त भर जाता है। देखिए यही सब संरचना है, यही है, ये भी ग्राफीन पुटिका ही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाम अलग हो गया। जैसे देखिए स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ, अंडाशयी पुटिका, अंडाशयी पुटिका से बना प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका से बना द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन, ग्राफियन फट गया। अब ग्राफियन के फटने के बाद इसके अंदर ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है, रुधिर भर जाता है। तो रुधिर देखिए लाल कलर का भरा हुआ है। तो अब इसे हम दूसरे नाम से कहते हैं, इसे कहते हैं कार्पस हीमोरैजिकम, कार्पस हीमोरैजिकम। याद करिए क्या कहते हैं? कार्पस हीमोरैजिकम। इसको रेज कर देते हैं, इसकी इंग्लिश भी लिख देते हैं हम, कॉर्पस हीमोरैजिकम। याद करिए कि ग्राफियन पुटिका अंडाशय की सतह पर आकर फट जाता है, अंडाणु बाहर निकल आता है, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन कहते हैं। तत्पश्चात इस पुटिका में रुधिर भर जाता है और अब इसे हम कार्पस हीमोरैजिकम कहते हैं। अब इसके अंदर जो पुटक की कोशिकाएं हैं, ये सब कोशिकाएं वो रुधिर के जो जमे थक्के हैं उसमें भर जाती हैं। मतलब जो रुधिर है, रुधिर का जो जमा हुआ थक्का है उसमें ये सारी कोशिकाएं घुल जाती हैं और एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण करती हैं, एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण करती हैं, ये जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अंडाशय का। इससे स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और अन्य एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। यहाँ पर ओ साइलेंट होता है, एस्ट्रोजन ही पढ़ा जाता है। तो ग्राफीन पुटिका के फटने के पश्चात अंडाणु बाहर आ जाता है और पुटिका के अंदर रुधिर भर जाता है, यानी कह सकते हैं ग्राफीन पुटिका नष्ट होने लगती हैं। तो इसके अंदर जब रुधिर भर जाता है तब इसे हम इस संरचना को कहते हैं कार्पस हीमोरैजिकम। और इसमें भरे रक्त जो है वो इन कोशिकाओं को मिक्स कर लेता है और एक ग्रंथिल संरचना बन जाती है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है और इससे हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन। और फिर कुछ समय बाद ये इन हार्मोन को सीक्रेट करना बंद कर देता है और फिर ये नष्ट होने लगता है। और नष्ट हो रहे कार्पस ल्यूटियम को अब हम क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस। बस यही है आपका अंडाशय की संरचना। अभी इतना याद करिए, फिर और आगे बताया जाएगा अंडाशय के, और डिटेल बताया जाएगा जब हम आपको इसमें अंडाणु कैसे बनता है वो बताएंगे। अभी आपको प्राइमरी रूप से इतना समझना अनिवार्य है। जब तक संरचना नहीं याद करेंगे, जब तक उसका लोकेशन नहीं देखेंगे, किससे क्या बनता है नहीं देखेंगे, किसका क्या कार्य होता है नहीं जानेंगे, आगे प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। अभी तो ये संरचना है, अभी तो कोई प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, ना तो युग्मक जनन आपको बताया गया, ना शुक्राणु जनन, ना अंडाणु जनन, ना निषेचन, कुछ भी नहीं बताया। अभी तो आपको सिर्फ संरचना बताया जा रहा है कि कौन कौन सी संरचना मानव में लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होती हैं। जब तक आप संरचना देखेंगे नहीं, उसका नाम नहीं जानेंगे, कार्य नहीं जानेंगे, तो आगे प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि इन टॉपिकों को खूब पढ़िए, नाम याद करिए, लोकेशन याद करिए, कार्य याद करिए, और उसके बाद जो भी टॉपिक होगा एकदम आसान हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अंडाशय एक जोड़ी पाई जाती है और ये अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है।
ये उदर के निचले भाग में दोनों ओर स्थित होती हैं। ये अंडाशय गर्भाशय से अंडाशयी स्नायु यानी ओवेरियन लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, और ये अंडाशय श्रोणि से यानी इसके पीछे की भित्ति से जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा। फिर उसके बाद हम बात करें अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना के बारे में, तो अंडाशय चारों ओर से एक भित्ति द्वारा, एक परत द्वारा घिरा होता है जिसे जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, और इसके अंदर के समस्त ऊतकीय भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। याद करते चलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा में रक्त केशिकाएं, देखिए ये सब रक्त केशिकाएं हैं, ब्लू कलर से, रेड कलर से, रेड वाली आर्टरीज हैं, ब्लू वाली वेन्स हैं। तो अंडाशय के भीतर के समस्त ऊतकीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशयी पीठिका कहते हैं। इसमें रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलाजन, इलास्टिन रेशे आदि पाए जाते हैं। याद हो गया? स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। परिधीय भाग वल्कुट कहलाता है और आंतरिक भाग मध्यांश यानी मेडुला कहलाता है। स्ट्रोमा के भीतर बहुत सारे गोलाकार अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं जो जननिक उपकला से विकसित होती हैं। ठीक, इनकी संख्या एक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 होती है, और दोनों अंडाशय को मिलाकर 1,20,000 से 1,60,000 होती हैं। लेकिन इनमें से केवल 400 से 500 पुटक ही प्रजनन काल में शेष बचते हैं, बाकी भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाते हैं। अब इन पुटक का निर्माण किससे होता है? तो इन पुटक का निर्माण होता है जननिक उपकला से। अंडाशयी पुटक से प्राथमिक पुटिका बनती है, प्राथमिक से द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका, और फिर तृतीयक पुटिका से एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। ग्राफियन पुटिका के अंदर होता है अंडकोशिका, और अंडकोशिका अंडजनन यानी oogenesis के माध्यम से अंडाणु यानी ओवम का निर्माण करते हैं। ग्राफियन पुटिका आगे बढ़कर सतह पर, अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है और इसमें उपस्थित अंडाणु बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन कहते हैं। फटने के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल के अंदर रक्त भर जाता है, रुधिर भर जाता है, और अब इस संरचना को हम कार्पस हीमोरैजिकम कहते हैं। रुधिर के जमे हुए थक्के में पुटिका की समस्त कोशिकाएं भर जाती हैं और एक ग्रंथिल संरचना बनाती हैं जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम थोड़े समय के लिए एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं, और कुछ देर बाद स्राव करना बंद कर देती हैं और फिर नष्ट होने लगती हैं, और नष्ट होने लगती हैं इस संरचना को हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। थोड़ा और जानकारी आपको दे दें, ये जो अंडाणु निकलता है कहाँ पहुँचता है? इस भाग में, फाइलोपेनालिका। अगर कोई शुक्राणु आया है तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होगी और उससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया संतान बनेगा, यानी प्रेगनेंसी यहाँ पर होती है जब कोई शुक्राणु प्रवेश करता है, यानी नर युग्मक प्रवेश करता है। यदि कोई नर युग्मक प्रवेश नहीं करता, कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं करता, तो अंडाणु निषेचन नहीं कर पाती। तब उस अंडाणु का क्या होता है? तो उस अंडाणु का प्रत्येक मासिक चक्र जो कि 28 दिन का होता है, उस दौरान याद रखेंगे ये जो अंडाणु है स्वतः ही हर 28 दिन पर निकलती है। अंडाणु स्वतः ही हर 28 दिन पर निकलती है, इसे हम मासिक चक्र कहते हैं। और मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु निकलती है। अगर इसका शुक्राणु के साथ निषेचन होता है तब तो प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भावस्था शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई नर युग्मक नहीं आता है तो अंडाणु वेस्ट हो गया। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना, कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, साथ ही अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित LH और FSH, ये हार्मोन क्या करती हैं? अंडाशय की ये जो अंतः एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इसको क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं, और यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग रक्त बन जाती हैं, ब्लड बन जाती हैं। वो अंडाणु इन्हीं रक्त के साथ मिलकर हर महीने बाहर आता है। वो ऋतुस्राव या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक अंडाशय से हर मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। अब
ये बात होती है कि क्या हमेशा ऐसा तो नहीं कि दोनों अंडाशय से एक ही समय में 2 अंडाणु निकलते हैं, नहीं, हमेशा अंडाशय में एकांतर क्रम में यानी अल्टरनेट फॉर्म में एक महीने इससे अंडाणु निकलेगा तो दूसरे महीने इससे अंडाणु निकलेगा, यानी एकांतर क्रम में अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। एक अंडाशय से मान लो कि एक महीने में इससे निकला तो अगले महीने इस अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, फिर उसके अगले महीने इस अंडाणु से निकलेगा, फिर उसके अगले महीने इस अंडाणु से निकलेगा, अंडाशय से निकलेगा, यानी अंडाशय से अंडाणु एकांतर क्रम में निकलते हैं। एक बार लेफ्ट साइड वाले अंडाशय से निकला तो दूसरी बार राइट साइड से, फिर तीसरी बार लेफ्ट, फिर चौथी बार राइट। तो ऐसे एकांतर क्रम में प्रत्येक अंडाशय से हर मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। अब ये कैसे पता करें, स्त्रियां ये कैसे पता करें कि किस साइड के अंडाशय से अंडाणु निकला है, मासिक चक्र के दौरान किस साइड के अंडाशय से अंडाणु निकला है। तो ये पता कर सकते हैं स्त्रियां उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले दर्द यानी पेन से। आपको पता है कि मासिक चक्रों के दौरान हल्की पेन होती है, माइल्ड पेन होती है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि किस अंडाशय से अंडाणु निकला है। अगर आपको आपके उदर गुहा के निचले भाग में राइट साइड में पेन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के दौरान अगर आपको राइट साइड से दर्द होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके राइट साइड या के अंडाशय से अंडाणु निकला है। और अगर आपको दर्द महसूस होता है लेफ्ट साइड में तो ये इंडिकेट करता है कि अंडाणु जो निकला है वो लेफ्ट साइड के ओवरी से निकला है। ठीक, तो इस माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि किस अंडाशय से अंडाणु निकला है। बस ये था समस्त बातें अंडाशय के बारे में। तो आप इतना लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पहला मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय या सिर्फ अंडाशय, हेडिंग डालिए, लिखेंगे अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, साथ ही साथ कुछ स्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशयी हार्मोन का स्राव भी होता है। आगे लिखेंगे कि उदर के निचले भाग में दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। यह श्रोण भित्ति, यहाँ की जो भित्तियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, श्रोणी भित्ति यानी पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल। तो लिखेंगे कि यह श्रोणी भित्ति यानी पेल्विक वॉल से सस्पेंसरी स्नायुओं यानी सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा तथा गर्भाशय से अंडाशयी स्नायुओं यानी ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। बस अब हेडिंग डालेंगे अंडाशय के कार्य, लिखेंगे कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है तथा अन्य मादा लिंग हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना, और वहाँ पर ये फिगर आप बना सकते हैं। और फिर वहाँ पर लिखेंगे कि अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना में कि प्रत्येक अंडाशय चारों ओर एक जननिक उपकला स्तर से यानी जर्मिनल एपिथेलियम से घिरा होता है। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक से बने आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाई जाती है। इसके अंदर अंडाशय के अंदर ऐसे लिखेंगे, अंडाशय के अंदर उपस्थित उत्कीय भाग को अंडाशयी पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलेजन, इलास्टिन रेशे पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे कि अंडाशयी पीठिका यानी स्ट्रोमा 2 भागों में परिधीय वलकुट यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स तथा आंतरिक मध्यांश यानी मेडुला इंटरनल मेडुला में विभक्त होता है। फिर आगे लिखेंगे कि प्रत्येक अंडाशय के स्ट्रोमा में अनेक गोलाकार अंडाशयी पुटिका यानी ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती हैं। आगे लिखेंगे परिपक्व अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका कहलाती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन FSH के नियंत्रण में वृद्धि करता है। ये बात आप लिखेंगे, ग्राफियन पुटिका अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित
कौन सा हार्मोन? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन के नियंत्रण में वृद्धि करती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि यह ग्राफियन पुटिका मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव करती हैं। अब दोनों में अंतर है कि ग्राफियन पुटिका, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफियन पुटिका किस हार्मोन के नियंत्रण में वृद्धि करती है, तो ग्राफियन पुटिका FSH के हार्मोन के नियंत्रण में वृद्धि करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफियन पुटिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्राफियन पुटिका से मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। फिर आगे लिखेंगे कि ग्राफियन पुटिका के भीतर अंड कोशिका पाई जाती है, यानी एग सेल पाया जाता है, जो अंड जनन क्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। अब आप अगले लाइन से लिखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में पुटक कॉमा कोशिकाओं के समूह के रूप में जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम से विकसित होता है। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 पुटक पाए जाते हैं, फॉलिकल पाए जाते हैं, अर्थात दोनों अंडाशयों को मिलाकर 1,20,000 से 1,60,000 अंडाशयी पुटक पाए जाते हैं। किंतु प्रजनन काल के दौरान इनमें से केवल 400 से 500 पुटक शेष बचते हैं, बाकी शेष भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाते हैं। दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में, ऐसे लिखेंगे, दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में यानी अल्टरनेट फॉर्म में दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में एक अंडाशयी पुटक यानी ओवेरियन फॉलिकल प्रत्येक 28 दिन पर परिपक्व होता है। ऐसे लिखेंगे कि दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में यानी अल्टरनेट फॉर्म में केवल एक अंडाशयी पुटक प्रत्येक 28 दिन या हर 28 दिन पर परिपक्व होता है। परिपक्व होने पर अंडाशयी पुटिका ग्राफियन पुटिका कहलाती है। ग्राफियन पुटिका अंडाशय की सतह पर पहुंचकर फट जाती है और उससे अंडाणु निकलकर देह गुहा में आ जाता है। अंडाणु का ग्राफियन पुटिका से निकलकर देह गुहा में आना अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन कहलाता है। पुटिका से अंडाणु निकलने के पश्चात इसमें रुधिर भर जाता है। अब इसे कार्पस हीमोरैजिकम कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि रुधिर के जमे थक्के में पुटक कोशिकाएं भर जाती हैं और एक ग्रंथिल संरचना बनाती हैं जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर प्रोजेस्टेरॉन व अन्य एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है और कुछ ही समय के बाद स्राव करना बंद कर देता है और नष्ट होने लगता है। नष्ट हो रहा कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है। बस ये था आपका समस्त अंडाशय के बारे में सारी चीज़ें। ठीक, अब इसके बाद आता है फैलोपियन नलिका कि फैलोपियन नलिका की संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है। तो आज का टॉपिक ही इतना ज़्यादा हो गया कि अब इसके आगे हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा बढ़ने का, तो बस यहीं तक रोक देते हैं। अब इसके बाद दूसरा फैलोपियन नलिका गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वाय जननेंद्रियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, बार्थोलिन ग्रंथियाँ सब बताया जाएगा आगे के टॉपिक में। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दें। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। दूसरा, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है। नेक्स्ट, मादा लिंग हार्मोन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अंडाशय में रुधिर केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, कोलेजन, इलास्टिन तंतु, तंत्रिका तंतु, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडाशयी पुटिका का निर्माण किससे होता है। नेक्स्ट, अंडाशयी पुटिका परिपक्व होकर किस पुटिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन पुटिका नष्ट होने के पश्चात क्या कहलाता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम किन हार्मोन का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन पुटिका अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन के नियंत्रण में वृद्धि करता है। नेक्स्ट, ग्राफियन पुटिका से किस हार्मोन का स्राव होता है। बस इतने क्वेश्चन से जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आगे टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।